गुड मॉर्निंग। चलो तो शुरू करते हैं आज। तो कल की डेट में हम लोगों ने एक्चुअल में डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, मतलब अपना डिस्कस हो चुका था। एक्चुअली क्या है ना, हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था। ओके, तो फिर भी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक बार हाईलाइट करके दे देना, देख लेना। हायर कॉस्ट बर्डन ऑडिट का लिमिटेशन था। तो जाहिर सी बात है यार, अगर हमें ऑडिट करनी है तो ऑडिट के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन बियर करना पड़ता है। ऑडिट टेस्ट चेकिंग के बेस, मतलब ऑडिट टेस्ट चेक के ऊपर बेस्ड है। मतलब जरूरी नहीं है कि ऑडिट अगर हम करते हैं तो ऑडिट के अंदर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेकआउट किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। तो ऑडिटर को कहीं ना कहीं टेस्ट चेकिंग के ऊपर रिलाय होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने चेकआउट नहीं करे वहां पे कोई ना कोई क्या बोलते हैं अपन, मिस्टेक्स, फ्रॉड या एरर होने का चांस रह सकता है। ऑडिट के अंदर जो एविडेंसेस होते हैं वो बेटा इनकंक्लूसिव होते हैं। वो क्या होते हैं? इनकंक्लूसिव होते हैं। तो क्या इसका मतलब सर हमें ऑडिट के अंदर कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है क्या? तो इसका आंसर है नो। ऑडिट इज अगेन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, ये भी एक अपना मतलब ऑडिट का लिमिटेशन था। ओके नेक्स्ट, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ऑडिटी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट कंडक्ट करते हैं। और ऑडिट कंडक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम भी क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फ्रेश पॉइंट, इसी इसी चैप्टर से, पहले चैप्टर से अपना एक फ्रेश पॉइंट है, देख लो। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग, देख लेना। ये पॉइंट को ना मैंने बहुत अच्छे से कवर किया यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो लेफ्ट साइड पे पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश दिया मैंने यहाँ पे। एकदम बस आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश की मदद से ना इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग को समझ लेना है। ओके, अब एक काम करो। ऑडिटिंग का तो डेफिनेशन आप लोगों को पता है ऑलरेडी। व्हाट इज ऑडिटिंग? तो मैंने क्या बोला था, a systematic examination of books of accounts conducted by an independent person in order to know true and fair view of the financial statement, है कि नहीं? इसको अपन क्या बोलते थे? ऑडिटिंग बोलते थे। ऑलरेडी हो चुका अपना, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा रे? इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? तो देखा ना, इन्वेस्टिगेशन क्या? इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज अ सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन। ऑडिट स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं होता। लेट मी टेल यू, ऑडिट कौन सा एग्जामिनेशन होता है? जनरल एग्जामिनेशन होता है। ऑडिट इज जनरल एग्जामिनेशन। बट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तो स्पेशल एग्जामिनेशन होता है। स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके, चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। अब एक बात बताना, वेदर मैंडेटरी और वॉलंटरी। तो एक बात याद रखना, इन्वेस्टिगेशन वॉलंटरी होता है, मतलब नॉट ए कंपलसरी। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? नॉट ए कंपलसरी। वेर एज ऑडिटिंग जो होता है ना वो कंपलसरी होता है। ऑडिट इज मैंडेटरी। ऑडिट इज व्हाट? मैंडेटरी। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिट इज मैंडेटरी एवरीवेयर। ऑडिट इज मैंडेटरी एवरीवेयर ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। बट जहां तक कंपनीज की बात है वहां पे ऑडिट क्या है बेटा? कंपलसरी है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन अपन खुद से करेंगे। हु कंडक्ट्स हु कंडक्ट्स हु कंडक्ट्स द लाइक इन्वेस्टिगेशन? तो याद रखना, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी वन। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी वन, वेर एज ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ओनली इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट? बोलने की बात क्या है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट विल हैव राइट टू प्रिपेयर ऑडिट, या फिर ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट विल हैव राइट टू कंडक्ट ऑडिट। बट इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, राइट? देखो, अब सर ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो हमने कहा शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट टू द, शेयर होल्डर विल अपॉइंट ऑडिटर, या फिर ओनर ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट ऑडिटर। ओके चलो, अब सर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट कौन करता है? तो हो सकता है भैया ओनर अपॉइंट कर दे, हो सकता है मैनेजमेंट अपॉइंट कर दे, या फिर एक आध थर्ड पार्टी भी अपॉइंट कर दे। अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड है ये सच जानने में, और वो इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ सच जानना चाहती है, तो हो सकता है वो इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट कर दे और उसके थ्रू अपना कुछ कंक्लूजन निकाल ले, राइट? चलिए, स्कोप क्या होता है मेकेडाइम? स्कोप क्या होता है मेकेडाइम? तो याद रखना, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप स्पेसिफिक होता है, तो ऑडिट का स्कोप क्या होता है? जनरल होता है। ऑडिट का स्कोप क्या है? जनरल।
इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है, पैसिफिक, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। टाइम पीरियड कवर्ड या फिर टाइम पीरियड इन्वॉल्व। तो यार इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एज सच ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता नहीं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है क्या, होता नहीं। वेर एज ये सबसे इंपॉर्टेंट देख लेना। ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट इज ऑलवेज कंडक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ऑडिट इज ऑलवेज कंडक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ये बात याद रखना, राइट। चलिए फिर अपन बात करते हैं इविडेंसेस के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसको भी एमपी कर देना, ये बैक टू बैक तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एविडेंसेस जो होते हैं ना वो कंक्लूसिव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कंक्लूसिव होते हैं। वेर एज ऑडिट के अंदर एविडेंसेस इनकंक्लूसिव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इनकंक्लूसिव होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा, तो याद रखना इसके लिए कोई फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग है क्या, नहीं। इसके लिए फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग है क्या सर जी, यस, इसके लिए फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग होता है कि नहीं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सर कंप्लायंस ऑडिट का फॉर्मेट क्या है, तो कंप्लायंस ऑडिट का फॉर्म है MR3, कौन सा है, MR3 फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है, ओके। चलिए अब यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट देख लेना। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ ये भी याद रखना। इसमें से हो सकता है आपको ना क्या बोलते हैं इसको, आपके शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म बेसिकली पूछे जा सकता है, एब्रीविएशंस कहते हैं अपन उसको। तो गैप स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ISA स्टैंड फॉर व्हाट, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ISA स्टैंड फॉर व्हाट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। चलिए फिर देख लेना IFAC, IFAC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, ओके। फिर IAASB, IAASB इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ओके। चलिए अब सर ये आ जाएगा आपको अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ओके। फिर SAQC इसको एमपी कर देना, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जामिनेशन के अंदर। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SAQC का लॉन्ग फॉर्म क्या बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो है वो हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे अपन आज रुकने वाले हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं कुछ एक टाइप्स ऑफ ऑडिट भी देख लेते हैं। हम कम से कम 2-3 तो टाइप्स ऑफ ऑडिट आज की डेट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलो अब चाहो तो 1-2 मिनट का टाइम भी ले सकते हो, जस्ट टू स्विच फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर। देख लेना अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओके। चलो देख लेना पहला ऑडिट का टाइप कौन सा है बेटा अपना, स्टैट्यूटरी ऑडिट। पहला टाइप कौन सा अपना, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो पहले एक बात याद रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिट के सेक्शन नंबर भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना स्टैट्यूटरी ऑडिट डील किया जाता है सेक्शन नंबर 139 से लेकर सेक्शन नंबर 147 तक, 139 से लेकर सेक्शन नंबर 147 तक डील किए जाते हैं। और सबसे पहले और एक बात याद रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज आल्सो नोन एज व्हाट, फाइनेंशियल ऑडिट। फिर सर हमें बताइए स्टैट्यूटरी ऑडिट करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, तो याद रखना स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, कंपलसरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है बेटा, मैंडेटरी होता है। तो सर जी अब हमें ये बताइए स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लिखा है यहाँ पे देख लेना, टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू नो व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव होता है, ओके। अब ये वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसको अपन क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो सिंपली एक बात याद रखना, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, तो एक बात याद रखना, ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन
जनरल मीटिंग। तो क्या कहते हैं देख लेना, एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग every company shall appoint an individual or a firm of its auditor firm as its auditor। ओके, इसका मतलब क्या होता है, हर कंपनी क्या करेगी बता, उसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपने ऑडिटर का चुनाव करेगी, अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। अब वो हो सकता है ऑडिटर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या, एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसकी खुद की अलग से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल ऑडिटर बोलेंगे। और सर फर्म ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या, अब यूं समझ लेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पार्टनरशिप फर्म, उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्म ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब फर्म ऑफ ऑडिटर को भी एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है और इंडिविजुअल ऑडिटर को भी एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। फिर सर जी इसका टेन्योर क्या होगा, तो याद रखना, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का टेन्योर होता है। ध्यान देना अच्छे से, मैंने दोबारा क्या बोला है, एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से ऑडिटर की टेन्योर क्या रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा देखना, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। इसलिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे, सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक वो बंदा अपनी कंपनी का क्या रहेगा, एज अ ऑडिटर रहेगा। चलिए ये वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट कर देना, सेक्शन 141 आईएमपी कर देना इसको। यहाँ पे बोला गया है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर बोला गया है। सिंपली एक बात बताऊं क्या, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI के रिकॉर्ड में जिस किसी बंदे का नाम एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा गया ना, उसको हम एलिजिबल मानते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एज एन ऑडिटर। अपन उसको क्या मानते हैं, एलिजिबल मान के चलते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली ये डेफिनेशन वही है, इन फुल एंड फाइनल डेफिनेशन कहाँ पे पहुंचता है, इसी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, देख लेना। एज पर सेक्शन 141, that is section 141 state that a person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant, and in case of a firm whereof majority of the partners practicing in India are qualified, यहाँ से important देख लेना, are qualified for appointment as a aforesaid as may be appointed by the firm named to be auditor of the company। अरे यार देखो सीधी सी बात है कि भैया भाई साहब वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वो बंदा क्या होना चाहिए बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ओके, ये सेक्शन 143 अपन बाद में करेंगे, सेक्शन 143 क्या करेंगे अपन बाद में करेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ना ऑडिटर की पावर्स एंड ड्यूटी का एक कंप्लीट लिस्ट देने वाला, तो अपन वो लिस्ट देख लेंगे। ओके, चलिए, तो ये अपना कौन सा ऑडिट था बेटा, पहला फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट था। तो याद रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने वाले बंदे को अपन क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट करने वाले बंदे को अपन क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपन कौन करता है, या फिर अपॉइंटमेंट कहाँ पे होती है, तो इसका आंसर क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। और सर उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, जिस मीटिंग में उसको अपॉइंट किया है उस मीटिंग के कंक्लूजन से लेकर आने वाली सिक्स जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक उसका टेन्योर रहेगा। सर ये स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करना, क्या करना, चेक करना। ओके, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ऑडिट। ओके, चलिए फिर अपन बढ़ते आगे, इंटरनल ऑडिट। अगला पॉइंट कौन सा है बेटा अपना, इंटरनल ऑडिट का पॉइंट है। ओके, देखो बेटा, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है तो गेस करो इंटरनल ऑडिट क्या होगा, ऑप्शनल है यार। इंटरनल ऑडिट क्या है, ऑप्शनल है। एक बात बताऊं मैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करते टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट एकदम स्मूथली कंडक्ट हो जाए,
उस पर्पस के लिए ही अपन स्टैट्यूटरी ऑडिट के पहले क्या कंडक्ट कराते पता है? इंटरनल ऑडिट कराते हैं। क्या कराते बता देना? इंटरनल ऑडिट कराते हैं। तो सिंपल बात है, इंटरनल ऑडिट मीन्स एन ऑडिट कंडक्टेड बाय internal personnel of the company, internal personnel of the company और internal personnel of the management। मैनेजमेंट का कोई भी इंटरनल पर्सन इंटरनल ऑडिट कर सकता है क्या? तो यस, इंटरनल ऑडिट कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। अब ये हमारी चॉइस है कि अगर हम इंटरनल ऑडिट चाहे तो हम चार्टर्ड अकाउंट से करा सकते हैं, हम चाहे तो कॉस्ट अकाउंटेंट से करा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो कंपनी सेक्रेटरी से करा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो किसी लॉयर से भी करा सकते हैं, या फिर एनी अदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी करा सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। ओके, चलो तो देखते एक एक पॉइंट देख ले अपन। इंटरनल ऑडिट का सेक्शन नंबर कौन सा है? तो 138 है। इंटरनल ऑडिट का सेक्शन कौन सा बेटा? 138 है। सर जी सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के अंदर सेक्शन नंबर भी पूछे जाते हैं। ओके सर, इसका कवरेज क्या होगा? तो याद रखना, इंटरनल ऑडिट के अंदर कंपनी के फंक्शंस एंड कंपनी की एक्टिविटीज को कवर किया जाता है। कंपनी के फंक्शंस को एंड कंपनी की एक्टिविटीज को कवर अप किया जाता है। कहां पर? इंटरनल ऑडिट के अंदर। ओके, फिर सर ये इंटरनल ऑडिट का जो रिपोर्टिंग है, मतलब जो इंटरनल ऑडिटर है वो अपना इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? तो याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर। अब सर जी इंटरनल ऑडिटर के तौर पे हम किसको अपॉइंट कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, एनीवन। मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रखना, इंटरनल ऑडिटर को अपन मतलब किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अपन इंटरनल ऑडिटर। कुछ एग्जाम्पल ये देख लेना, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल। लेकिन याद रखना, एनी अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। को किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। इंटरनल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय एनी इंटरनल मैनेजमेंट। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अरे हाँ सर, कौन अपॉइंट हो सकता है? इसका तो आंसर हमें मिल गया, एनीवन कैन बी अपॉइंटेड। बट कौन अपॉइंट हो नहीं सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। ये क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना, अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अच्छे से याद रखना, अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सर। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट। देखो रिक्वायर्ड है मतलब कंपलसरी है, इस पॉइंट को एमपी कर देना। तो फिर सर जी ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी है? जिनको इंटरनल ऑडिट करना क्या है? कंपलसरी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक एक कंपनी मेंशन कर रहा हूँ। देखो पहले नंबर पे क्या है? एवरी लिस्टेड कंपनी। ओके, अब सर जी लिस्टेड कंपनी क्या है? तो याद रखना, ऐसा कंपनी जिसके शेयर्स कहाँ पे लिस्ट है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, उस कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। या फिर इनके अलावा फिर इंक्लूडिंग दिस वन, इंडिया के अंदर जो 23 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस है, कितने हैं? 23 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। उनके उन अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आपके कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी है। हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करना क्या है? कंपलसरी है, राइट। फिर आगे देखते हैं अपन, एवरी अनलिस्टेड कंपनी। अब सर ये तो हो गया लिस्टेड कंपनी का, ये क्या हो गया अपना? लिस्टेड कंपनी का हो गया। नाउ व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज? तो देख लेना यहाँ पे, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। देख लेना यहाँ पे वर्ड के ऊपर नोटिस करना, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो सर इसके अलावा कौन सा कंपनी होता है? तो यार देखना, अनलिस्टेड तो प्राइवेट कंपनी भी होता है ना यार। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है क्या अभी? नहीं। मतलब देख लेना, ये जो पॉइंट है अभी अपन ये पॉइंट के लिए जो नीचे वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ना पब्लिक कंपनी के लिए है। ये कौन सी कंपनी के लिए बेटा? पब्लिक कंपनी के लिए चल रहा है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है क्या? नहीं। ओके, चलो खूब सबको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50 करोड़ और मोर।
ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग, देना 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या देख लेना कि अगर मैं बात करूं, मान के चलो कि अगर मैं अपना करंट फाइनेंशियल ईयर मान के चल रहा हूं 23-24 मान के चल रहा हूं, तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा पता है? बताइए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 22-23 होगा। याद रखना, अगर इस 22-23 ईयर में, अगर इस 22-23 ईयर में अगर मेरी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, उससे ज्यादा है, कितना है 50 करोड़ है, उससे ज्यादा है, तो ही जाकर के मुझे 23-24 में इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी है। तो ही जाकर के मुझे 23-24 में इंटरनल ऑडिट करना क्या बेटा कंपलसरी है। इसका मतलब क्या सर, अगर इस करंट ईयर में हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो क्या हमको करंट ईयर में इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है क्या? नहीं है। करंट ईयर में इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी है क्या? नहीं है। लेकिन उसके सक्सीडिंग ईयर में तो आपको कंपलसरी बेसिस पे करना ही पड़ेगा। उसके सक्सीडिंग ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी बेसिस पे करना पड़ेगा। ये था अपना क्वालिफिकेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं अपन क्वालिफिकेशन नंबर 2। देखते हैं टर्नओवर। ऐसी पब्लिक कंपनी, याद रखना, ऐसी पब्लिक कंपनी जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर नॉट पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर कितना है 200 करोड़ और मोर, कितना है 200 करोड़ और मोर, वापस ही वही ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 करोड़ है उससे ज्यादा, 50 करोड़ है उससे ज्यादा क्या पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं तो 200 करोड़ है उससे ज्यादा क्या टर्नओवर था, तो आपका इंटरनल ऑडिट बन जाता है कंपलसरी। अन्यथा बनता है क्या? नहीं। अगला पॉइंट देख लेना। ऐसा कंपनी जिस कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग्स है, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग्स है, कितने की सर? 100 करोड़ की। कितने की? 100 करोड़ की। कितने की है? 100 करोड़ की। लेकिन याद रखना ये क्या बोलता है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ओके, डिपॉजिट्स आपको तो पता होगा, ओनली पब्लिक कंपनीज एलिजिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, राइट। तो डिपॉजिट्स कितने? 25 करोड़ और मोर से ज्यादा है तो आपको क्या करना है? आपका इंटरनल ऑडिट आपको कंपलसरी बेसिस पे कराना है। चलो मैं इसका थोड़ा कंक्लूड करा देता हूं कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी है। सबसे पहला तो क्या, हर एक लिस्टेड कंपनी। अरे भाई अगर लिस्टेड कंपनी है तो आगे पीछे देखना ही नहीं है, कंपलसरी, राइट। ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कितना है बताइए, टर्नओवर कितना है 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितने हैं 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितने हैं 25 करोड़ और मोर, तब जाकर के अपना इंटरनल ऑडिट क्या बन जाता है? इन कंपनीज की केस में कंपलसरी बन जाता है। इन कंपनीज के केस में क्या बन जाता है? कंपलसरी बन जाता है। ओके, अब आ जाते हैं अपन प्राइवेट कंपनी के तरफ। देखना, ऐसा प्राइवेट कंपनी जिस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ है उससे ज्यादा है, 200 करोड़ है उससे ज्यादा है, या फिर उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग कितनी है 100 करोड़ है उससे ज्यादा है, 100 करोड़ है उससे ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी के लिए सिंपल है, देखना टर्नओवर कितना है 200 करोड़ से ज्यादा, और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स कितनी है 100 करोड़ है उससे ज्यादा। अगर इतना भी है तो भैया आप लोग क्या करोगे? सेक्शन नंबर 138 के तहत आपका इंटरनल ऑडिट कंपलसरी बेसिस पे करा लोगे। आपका इंटरनल ऑडिट आप क्या करोगे? कंपलसरी बेसिस पे करा लोगे। होप सो आपको ना ये 2 पॉइंट तो अभी तक समझ में आ गए होंगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है और इंटरनल ऑडिट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि यार अपना सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, अपना सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। ओके चलो, तो याद रखना सेक्रेटरियल ऑडिट इज आल्सो नोन एज कंप्लायंस ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट इज आल्सो नोन एज व्हाट? कंप्लायंस ऑडिट। अब ये सुन लेना, अगर कोई फैक्ट्री है, मान के चलो एग्जांपल के लिए कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री के लिए ना बेटा कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होंगे। ओके, अब मोटा मोटी देखा जाए तो अगर फैक्ट्री है, कंपनी है तो भैया उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गए, डन। सर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल है, डन। अगर वहां पे मान के चलो महिलाएं काम कर रही है ना, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है।
देन मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, अरे बाप रे मिनिमम वेजेस एक्ट भी एप्लीकेबल है। देन चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है कि नहीं। फिर वहां पर अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। देन उसके बाद वर्कमन्स कंपेंसेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। अगर आप फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको ना अपने इन्वायरमेंट रिलेटेड भी एक्ट एप्लीकेबल है, जैसे वाटर का है, ईयर का है ना। ओके, अब आपको आइडिया तो आ गया ना। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टीपल रूल्स रेगुलेशन मल्टीपल एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है पता है, कंप्लायंस ऑडिट करके एक ऑडिट कंडक्ट कराती है। कौन सा ऑडिट कंडक्ट कराती है बेटा, कंप्लायंस ऑडिट करके एक ऑडिट कंडक्ट कराती है। और इस ऑडिट के तहत वो यही चेकआउट करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट है, कुछ नोटिफिकेशंस है, जो कुछ गवर्नमेंट ने इशू किया है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो लागू है, एप्लीकेबल है, तो हम उसको कंप्लाई करते हैं कि नहीं। कंप्लाई करने का मतलब होता है हम उसको फुलफिल करते हैं या नहीं। ये चेकआउट करने के लिए जो ऑडिट कंडक्ट कराई जाती है, उसी ऑडिट को अपन क्या कहते हैं बेटा, कंप्लायंस ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, कंप्लायंस ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। ओके, चलो सर समझ में आ गया। ठीक है, देख लेते अब। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, a secretarial audit is a compliance audit. Secretarial audit is what, compliance audit। देख लेना, secretarial audit is a part of total compliance management। इसको एमपी कर देना, secretarial audit is part of total compliance management in an organization। डन। अगला देखते हैं, the secretarial audit is an effective tool for corporate compliance management। corporate compliance management, it helps टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस। देखो, अगर हम कंप्लायंस ऑडिट करेंगे तो क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा। तो अगर मैं कंप्लायंस ऑडिट करूंगा तो मुझे पहले से पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर मेरे लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल है, कोई पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है, और अगर हम उसको कंप्लाई नहीं कर रहे तो हम इमीडिएटली उसको कंप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। मतलब हम उसके ऊपर इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए मीनिंग यार मैंने तो ये अभी आपको बता दिया है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। देख लेना, सेक्रेटरी ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ चेक विद द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज लाइक कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, जीएसटी लॉज वगैरह। फिर आगे ले, रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। ओके, देन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, है कि नहीं। देख लेना, बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल टू इंश्योर दैट company has complied with the legal and procedural requirements and also follow the due process। देख लेना, who can audit या फिर ये compliance audit जो ये कौन कंडक्ट करता है। तो याद रखना इसका एग्जांपल है, नॉट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो कौन कंडक्ट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे ऐसा कंपनी सेक्रेटरी जो जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, वो कर सकता है क्या, नहीं। सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ही कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हैं। ओके, चलो सर समझ में आ गया। ओके, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका नेचर जो है, वैसे कंप्लायंस ऑडिट इज ऑप्शनल। कंप्लायंस ऑडिट इज व्हाट बेटा, ऑप्शनल है। कंप्लायंस ऑडिट इज ऑप्शनल, बट अगर कोई करेगा तो कौन से फॉर्म में उसका रिपोर्ट सबमिट करना होता है, MR3 फॉर्म में। MR3 फॉर्म में, ये फॉर्म में क्या अपना बेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो कॉस्ट अकाउंट एंड उसके आगे आने वाले जो, जैसे कॉस्ट अकाउंट है, टैक्स ऑडिट है, प्रॉपर्टी ऑडिट है, ये ऑडिट के जो टाइप्स है ना, अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।